प्यारे बच्चों नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा पर। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 पाठ नंबर 5 जहाँ चाह वहाँ राह पाठ विशेष के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं पाठ विशेष। इस पाठ में कुछ सामान्य ज्ञान की जानकारियाँ आई है, कुछ बातें हैं जो आपको जाननी अति आवश्यक है। तो शुरू करते हैं पाठ विशेष। कशीदाकारी। कशीदाकारी क्या होती है? कपड़े पर सुई धागे से बेल बूटे डिजाइन की कढ़ाई के काम को कशीदाकारी कहते हैं। अर्थात सुई धागे की मदद से कपड़े पर जो डिजाइन किया जाता है, जो कढ़ाई की जाती है, उस काम को कशीदाकारी कहते हैं। चिकनकारी। चिकनकारी क्या होती है? सूती कपड़े पर की जाने वाली कढ़ाई के काम को चिकनकारी कहते हैं। तो कशीदाकारी की तरह ही चिकनकारी है कि सूती कपड़े पर जो कढ़ाई की जाती है, जो डिजाइन बनाए जाते हैं सुई धागे की मदद से, उन्हें चिकनकारी कहते हैं। चिकनकारी जो कि मुख्यतः लखनऊ उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है, कि जो चिकनकारी है वो लखनऊ के लिए प्रसिद्ध है, मशहूर है। कांथा। कांथा क्या होता है? कपड़े पर की जाने वाली कढ़ाई का काम जो कि मुख्यतः पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। अर्थात जो ये तीन शब्द हैं, कौन कौन से? कशीदाकारी, चिकनकारी और कांथा, ये तीनों ही कपड़े पर की जाने वाली कढ़ाई के काम से संबंधित है। आगे है तख्ती। की तख्ती क्या है? तख्ती लकड़ी का छोटे आकार का एक समतल फट्टा जिस पर लिखाई का काम किया जाता है। कि एक लकड़ी का समतल आकार का छोटा फट्टा जिस पर हम लिखाई का काम कर सके, उसे तख्ती कहा जाता है। इसका प्रयोग अन्य कार्य में भी किया जा सकता है। पल्लू। पल्लू क्या होता है? साड़ी दुपट्टे का एक सिरा, एक किनारा जो कंधे या सिर पर रखा जाता है। हमारी माताएं बहनें जो साड़ी पहनती है, दुपट्टा पहनती है, उसका एक किनारा, एक सिरा जो कंधे या सिर पर रखा जाता है, उसे पल्लू कहते हैं। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनके अर्थ इस प्रकार है, नीचे लिखे हुए हैं। कसूती। कसूती क्या होता है? कसूती एक धागा है, रू पहले चांदी के रंग जैसा, कि जो चांदी के रंग जैसा हो उसे रू पहले कहते हैं। अनूठी। अनूठी का मतलब है अद्भुत, विचित्र, विशेष, खास। मिसाल। मिसाल का मतलब है उदाहरण। जो व्यक्ति सफल होते हैं, जो व्यक्ति महान होते हैं, उनकी मिसालें दी जाती है, उनके उदाहरण दिए जाते हैं, ताकि हम भी उनकी तरह मेहनत करें और अपने जीवन में सफल हों, कामयाब हों। कनेर। कनेर एक पेड़ का नाम है। गिट्टे। जो पत्थर के छोटे छोटे गोल टुकड़े होते हैं उन्हें गिट्टे कहते हैं। लड़कियां मुख्यतः इन गोल गोल पत्थर के टुकड़ों से गिट्टे का खेल खेलती हैं। तो गिट्टे एक खेल का नाम भी है, और जो पत्थर के छोटे छोटे गोल टुकड़े होते हैं जिनसे लड़कियां खेलती है, उन्हें गिट्टे कहते हैं। ठीकरे। ठीकरे क्या होते हैं? मिट्टी के बर्तन के टुकड़े। कोई मिट्टी का बर्तन है जो टूट जाए, टूटने पर उनके जो टुकड़े हो जाते हैं, उन्हें ठीकरे कहते हैं। पेंगे। पेंगे क्या होता है? झूले पर ऊंचाई तक झूलना। जब हम किसी झूले पर झूलते हैं और पीछे से हमें कोई पेंगे देता है, धक्का देता है, तो हम ऊंचाई तक उस झूले पर जाते हैं।
तो पेंगे होता है झूले पर ऊंचाई तक झूलना, अथवा और झूले पर बैठकर अपने पैरों की मदद से या फिर दूसरे व्यक्ति की मदद से ऊंचाई तक जाना। निबोरी, निबोरी का मतलब है नीम के पेड़ पर लगने वाला फल। जो फल नीम के पेड़ पर लगता है उसे निबोरी कहते हैं। सुनहरे, सुनहरे का मतलब है सोने के रंग जैसा। जो चांदी के रंग जैसा हो उसे रुपहले कहते हैं, जो सोने के रंग जैसा हो उसे सुनहरे कहते हैं। गति, गति का मतलब है चाल। हर साधन अपनी एक गति से चलता है, एक चाल से चलता है। हर व्यक्ति की काम करने की अपनी एक गति होती है, एक चाल होती है। विष, विष का मतलब है जहर, एक ऐसा पदार्थ जिसको खाने से हमारी मृत्यु हो जाए, वो हमारे लिए जहर है, या जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए। सांझ, सांझ का मतलब है संध्या, शाम की जो संध्या समय होता है, जो शाम का समय होता है उसे सांझ कहते हैं। दोपहर के बाद का जो समय होगा वो सांझ होगा, संध्या होगा, शाम होगा। जिद, जिद का मतलब है हठ। बहुत से बच्चे जिद्दी होते हैं, उनकी बहुत सारी जिद होती है, हठ होती है। मुझे ये खिलौना चाहिए तो चाहिए, यही खिलौना मुझे चाहिए। जब कोई इस बात पर अड़ जाए या किसी अन्य कार्य पर अड़ जाए तो उसे जिद कहते हैं, हठ कहते हैं। आगे है विष। पीछे के पेज में मैंने आपको बताया विष का मतलब जहर। अमृत, अमृत क्या होता है? अमृत का मतलब है पीयूष, सुधा, एक ऐसा पदार्थ जिसकी हमें बहुत ज़रूरत हो, वो अमृत के समान होता है। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत ज़ोर से प्यास लगी हो, बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो, और उसे पीने के लिए कहीं से पानी मिल जाए तो उसके लिए वो अमृत के समान है, क्योंकि उस समय पर उसे पानी की अत्यधिक आवश्यकता थी। तो अमृत का मतलब है एक ऐसा पदार्थ जो हमें जीवन प्रदान करे, जो हमारे लिए आवश्यक हो। धप्पा, धप्पा क्या होता है? ये एक शब्द विशेष है, एक शब्द है जो खेलते समय खिलाड़ी को खेल से बाहर करने के लिए अर्थात आउट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम छुपम छुपाई खेल को खेलते हैं, तब आउट करने के लिए हम धप्पा इस्तेमाल करते हैं, धप्पा का प्रयोग करते हैं। पीठ के ऊपर हल्की सी थाप लगाकर बोलते हैं धप्पा, तो वही ये धप्पा शब्द है। जिद, हठ, पीछे पेज पर मैंने बताया। भरवा टाके, आपके पाठ में आया भरवा टाके, तो भरवा का मतलब है गहरे, जहाँ दो के बीच में ज़्यादा जगह ना हो, जो दो आस पास हो, बिल्कुल पास पास में हो। तरकारी, तरकारी का मतलब है सब्जी, भाजी। दंग, हैरान, चकित। तख्ती, आपको पीछे के पेज में मैंने बताया लकड़ी का समतल फट्टा, समतल पतला फट्टा। कशीदाकारी, कपड़े पर कढ़ाई का काम। कुदरत, प्रकृति, जो हमारी नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, जो भी हमारे आसपास है वो सारी कुदरत है, वो सब प्रकृति है। नवीनता, नवीनता का मतलब है नयापन। जो भी कुछ हमें नया लगे, जो कुछ भी हमने नया किया है उसके लिए हम नवीनता शब्द का प्रयोग करते हैं। परिधान, परिधान का मतलब है वस्त्र, जो हम कपड़े पहनते हैं। लबादा, वसन, पोशाक, तो ये सभी परिधान के पर्यायवाची शब्द हैं। वस्त्र, लबादा, वसन, पोशाक, कपड़े। ज्यामितीय आकृति, गणितीय आकृति, ऐसी आकृतियाँ जिनका कोई अपना माप हो, जिनका अपना कोई मेजरमेंट हो, जो कि गणित विषय में प्रयोग की जाती है। आगे है माहिर। माहिर शब्द का अर्थ है पारंगत, कुशल, योग्य।
एक काम को बार बार जब हम करते हैं तो उस कार्य में हम माहिर हो जाते हैं, पारंगत हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। झलक, झलक का मतलब है छवि, प्रभा, कि किसी के जैसे दिखाई देना। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो अक्सर हमारे साथ होता है कि एक दूसरे व्यक्ति में किसी व्यक्ति की झलक दिखाई देती है। अरे देखो, ये तो बिल्कुल उसके जैसा लग रहा है। इसका मतलब उस व्यक्ति में हमने, जिसको हम पहले से जानते हैं, उसकी झलक दिखाई दे गई, उसकी झलक मिलती है। गति, चाल की जो स्पीड होती है, जो चाल होती है, वही गति होती है। खत्म, खत्म का मतलब है समाप्त, पूर्ण हो जाना, पूरा हो जाना, समाप्त हो जाना, उसका अंत हो जाना। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी का मतलब है नुमाइश, दिखावा। किन्हीं भी चीज़ों को, किन्हीं भी वस्तुओं को दिखाने के लिए हम किसी एक स्थान पर इकट्ठा कर देते हैं, एकत्रित कर देते हैं, तो उसे प्रदर्शनी कहते हैं, नुमाइश कहते हैं, दिखावा कहते हैं। अक्सर जब हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है तो महिलाएं खरीदी हुई वस्तुओं की प्रदर्शनी करती है, दिखावा करती है, नुमाइश करती है कि हमने इस कार्यक्रम के लिए ये वस्त्र, ये गहने, ये चीज़ें खरीदी हैं। भाई, भाई का मतलब होता है पसंद आना, और एक भाई का मतलब होता है जो हमारा भाई है, जो हमारा भ्राता है, जो हमारा ब्रदर है। लेकिन आपके पाठ में जो भाई शब्द आया है उसका मतलब है पसंद आना, अच्छा लगना। जंजीर, जंजीर का मतलब है चेन, बेल। एक चेन अथवा एक बेल। आप जब रेल में सफ़र करते हैं तो अपने सामान को सीट के नीचे बांधने के लिए चेन का प्रयोग करते हैं, जंजीर का प्रयोग करते हैं, बेल का प्रयोग करते हैं। और ट्रेन में भी, रेल में भी एक चेन होती है, एक जंजीर होती है, जिसको खींचने से ट्रेन रुक जाती है। बुहारना, बुहारना का मतलब है धोना, झाड़ू लगाना। फर्श पर अक्सर झाड़ू लगाई जाती है, धोया जाता है, जिसे बुहारना कहते हैं। चुनौती, चुनौती का मतलब है ललकारना, बुलावा देना, किसी को ललकारना, किसी भी कार्य के लिए ललकारना, उसको चुनौती देना, उसको बुलावा देना। अब आपके पाठ में कुछ विशेषण शब्द भी आए हैं जिनको मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जो गहरे काले रंग में हैं और जिनके नीचे रेखा लगाई हुई है, रेखांकित किया गया है, वो सभी विशेषण शब्द है। आपको अभी यहाँ से पढ़ के बता रहा हूँ। भरवा टाके, की जो टाके हैं वो भरवा हैं, इसलिए भरवा जो शब्द है वो विशेषण शब्द है। अनूठी मिसाल की जो उदाहरण है वो अनूठी है, विचित्र है, अद्भुत है, इसलिए अनूठी शब्द यहाँ पर विशेषण शब्द रहेगा। सुनहरे रुपहले बेल बूटे, जो ये बेल बूटे हैं, जो ये डिजाइन हैं, वो सुनहरे रुपहले हैं, इसलिए सुनहरे रुपहले यहाँ पर विशेषण शब्द है। ज्यामितीय आकृति, की जो ये आकृति हैं वो ज्यामितीय है, इसलिए ज्यामितीय यहाँ पर विशेषण शब्द है। काठियावाड़ी कशीदाकारी, की जो ये कढ़ाई है ये काठियावाड़ी है, काठियावाड़ स्थान की है, इसलिए काठियावाड़ी यहाँ पर विशेषण शब्द हैं। कुछ विलोम शब्द भी आपके पाठ में आए हैं, जैसे भरवा, भरवा का विलोम शब्द होगा खोखला। विष, विष का विलोम शब्द होगा अमृत। सांझ, सांझ का विलोम शब्द होगा सवेरा। पास, पास का विलोम शब्द होगा फेल, कि पास हो जाना, उत्तीर्ण हो जाना, और फेल हो जाना, अनुत्तीर्ण हो जाना। फुर्ती, फुर्ती का विलोम शब्द होगा आलस, कि कोई व्यक्ति फुर्ती से कार्य करता है और किसी व्यक्ति को कार्य करने में आलस आता है। तो फुर्ती और आलस आपस में विलोम शब्द हैं, विपरीत शब्द हैं। अनेकार्थी शब्द, आपके पाठ में एक अनेकार्थी शब्द भी आया है। अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अनेकों अर्थ होते हैं, बहुत सारे अर्थ हों, दो या दो से ज़्यादा अर्थ हो। जैसे भाई, भाई शब्द का अर्थ है यहाँ पर भ्राता, भैया, पसंद आना, अच्छा लगना, तो अनेकार्थी शब्द यहाँ पर भाई शब्द होगा। गांव में खेले जाने वाले खेल,
कुछ खेलों के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं जो अक्सर गाँव में खेले जाते हैं, गाँव के बच्चों द्वारा खेले जाते हैं, जैसे गिट्टे, पिट्ठू, विष अमृत, पकड़म पकड़ाई, झूला झूलना, पत्तों से पिटपिटी बजाना, मिट्टी में आड़ी तिरछे लकीरें खींचना। ये कुछ खेलों के नाम हैं जो गांव में खेले जाते हैं, गांव के बच्चों द्वारा खेले जाते हैं। अलग अलग स्थानों पर इन खेलों के नाम अलग अलग हो सकते हैं। किसी स्थान पर ये खेल किसी दूसरे नाम से भी जाने जा सकते हैं, पुकारे जा सकते हैं। कुछ मुहावरे भी आए हैं आपके पाठ में, जिनको मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे घुटने टेकना। घुटने टेकना का अर्थ क्या होगा? हार मान लेना, कोशिश ही न करना, हिम्मत टूट जाना। ये सभी घुटने टेकना मुहावरे के अर्थ हैं। यहाँ पर मैंने एक वाक्य में भी प्रयोग किया है, जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक मैं मुसीबतों के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। मतलब मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मेरी हिम्मत नहीं टूटेगी, मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा। ठीक है, तो फिर से बता देता हूँ वाक्य में प्रयोग, जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक मैं मुसीबतों के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। आगे है ठान लेना। ठान लेना का क्या अर्थ रहेगा? दृढ़ निश्चय करना, पक्का इरादा करना, खुद से पक्का वादा करना। मैंने आज ठान लिया है कि मैं गृह कार्य पूरा करके ही सोऊंगा। एक बच्चा है जिसके पास बहुत सारा गृह कार्य इकट्ठा हो गया है किसी कारण से, तो उसने खुद से प्रॉमिस किया है, पक्का वादा किया है, दृढ़ निश्चय किया है कि आज मैं अपना गृह कार्य पूरा करके ही सोऊंगा। मैंने आज ठान लिया है कि मैं गृह कार्य पूरा करके ही सोऊंगा। मिसाल देना। मिसाल देना का मतलब है उदाहरण देना। अक्सर सफल लोगों की ही मिसालें दी जाती है कि जो अपने जीवन में कामयाब होते हैं, जो अपने जीवन में सफल होते हैं, उन्हीं के उदाहरण दिए जाते हैं, उन्हीं की मिसालें दी जाती है। इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर है, कुछ प्रश्न मैंने बनाए हैं जिनके द्वारा आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने इस पाठ को कितनी गंभीरता से पढ़ा है। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल क्या है? ये प्रश्न है, इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल क्या है? उत्तर रहेगा, इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल उसके द्वारा बनाए गए कढ़ाई के नमूने हैं। कहानी के अनुसार इला कितने साल की है? कहानी के अनुसार इला 26 साल की है। आपके पाठ में इला की आयु बताई गई है कि वो 26 साल की है। इला कहाँ की रहने वाली है? इला गुजरात के सूरत जिले की रहने वाली है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके पाठ में दिए गए हैं, इस कहानी में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, इला का बचपन कहाँ बीता? इला का बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। कि इला अपने बचपन में अपने नाना के घर रही थी। उनके नाना अमरेली जिले के राजकोट गांव में रहते थे। जो दैनिक कार्य बच्चे अपने हाथों से करते हैं, इला वे सभी कार्य कैसे करती थी? इसका उत्तर रहेगा, इला अपने सभी दैनिक कार्य पैरों से करती थी, क्योंकि वो कार्य करने में, अपने हाथों से कार्य करने में असमर्थ थी, क्योंकि उसके हाथ काम नहीं करते थे। इला को विद्यालय में दाखिला मिलने में परेशानी क्यों हुई? ये प्रश्न है आपके लिए, इला को दाखिला मिलने में परेशानी क्यों हुई? इसका उत्तर है, इला की काम करने की गति और उसकी सुरक्षा को लेकर उसे दाखिला मिलने में परेशानी हुई, क्योंकि इला एक दिव्यांग लड़की है और उसकी काम करने की गति थोड़ी धीमी है और उसे अत्यधिक सुरक्षा की ज़रूरत है। इस वजह से इस बच्ची को दाखिला मिलने में परेशानी हुई। अगला प्रश्न है, इला ने कहाँ तक की पढ़ाई की?
इला ने 10वीं तक की पढ़ाई की लेकिन 10वीं की परीक्षा पास न कर पाई। इला ने पढ़ाई तो 10वीं कक्षा तक की लेकिन वो 10वीं कक्षा पास नहीं कर पाई। इला कौन सी जानकारियों के अभाव में 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई थी? इला को यह मालूम नहीं था कि उसे परीक्षा लिखने के लिए एक सहायक और अतिरिक्त समय भी मिल सकता है। इस जानकारी के अभाव में इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई थी। वो 10वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई थी, फेल हो गई थी। इला ने किस काम में महारत हासिल की? इसका उत्तर रहेगा इला ने 15-16 साल की उम्र तक कशीदाकारी में महारत हासिल कर ली थी। अगला प्रश्न है, इला की माँ और दादी क्या काम करती थी? उत्तर रहेगा इला की माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। इला के विश्वास और धैर्य ने किसे झुठला दिया था? उत्तर रहेगा इला के विश्वास और धैर्य ने कुदरत को झुठला दिया था। अगला प्रश्न है, इला की कशीदाकारी में कहाँ की झलक दिखाई देती थी? उत्तर रहेगा इला की कशीदाकारी में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक दिखाई देती थी। अगला प्रश्न है, इला ने अपनी कशीदाकारी में पत्तियों को किससे सजाया था? उत्तर रहेगा इला ने अपनी कशीदाकारी में पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था।